अब देखो एक लेवल होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्क्रिप्टेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने का, और मेरे ख्याल से इंडिया, पाकिस्तान, हम ये नेपाल है जो हम कंट्रीज से हैं, हमारा वो लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है कि हम डब्ल्यूडब्ल्यूई की चीज़ों को जो स्क्रिप्टेड होती है उसको रियल चीज़ों में ज़्यादा ऐसे रिलेट करके उसको बिल्कुल सच मानने की कोशिश करते हैं। इवन कईयों को तो वो सच ही लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फेक है, फिर लोगों को ऐसा समझाओ तो वो सोचते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई फेक है। लेकिन आप काफ़ी स्मार्ट ऑडियंस हो डब्ल्यूडब्ल्यूई, अगर आप रसल चैटर को फॉलो कर रहे हो बहुत टाइम से, तो इसका अगर आपको सबसे हाईएस्ट लेवल जानना है कि क्या हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को एकदम सीरियसली लेने का, वो आपको हैप्पी कॉर्बिन बता सकते हैं। अब आपको याद ही है वो पैंडेमिक के टाइम में जो मनी इन द बैंक का लैडर मैच हुआ था जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर से हुआ था, उसमें हमने एक स्पॉट देखा था जब हैप्पी कॉर्बिन ने रे मिस्टीरियो को ऊपर से कहीं से गिरा के फेंक दिया और बस उसके बाद रे मिस्टीरियो जो है गायब हो गए। तो वो चीज़ हमको लगा कि अरे मिस्टीरियो को गिरा दिया, अरे वाह बढ़िया एंगल किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मिस्टीरियो को मैच से उड़ाने का। लेकिन एक बंदे ने इस बात के लिए पुलिस बुला ली और उसने कहा कि कॉर्बिन ने मिस्टीरियो का मर्डर कर दिया, और इस वजह से जो पुलिस के लिए सामने है वो तहरीर सौंप दी जाती है कि एक सुपरस्टार है हैप्पी कॉर्बिन, बैरन कॉर्बिन, उसने रे मिस्टीरियो को मार दिया है। तो ये एक्चुअल में चीज़ हुई थी हैप्पी कॉर्बिन के साथ, इस बात को उन्होंने बताया। और मेरे लिए तो जानना इतना शॉकिंग है, इतना सरप्राइजिंग है कि मतलब ऐसे भी कोई इस चीज़ को सोच सकता है, क्योंकि मैंने तो सोचा लेवल ये होगा कि हाँ मतलब लेवल ये होते हैं ना कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई असली है नकली है, ऐसे लोगों में बातें होती है स्क्रिप्टेड है। लेकिन एक मर्डर की ऐसा फाइल ही निकाल दी उनके पीछे, तो वो मेरे को काफ़ी एक अजीब सी बात लगी। अब इसके ऊपर आपके रिएक्शन क्या मुझे आप लोग बताना जरूर, मुझे तो बड़ी अटपटी सी बात लगी जानने के लिए। मतलब कॉर्बिन भी सोच रहे होंगे कैसे कैसे लोग होते हैं यार। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में। तो ट्रिपल एच जो है एनएक्सटी में वापस से आ चुके हैं दोबारा से, जैसे वो पहले एनएक्सटी को चलाते थे। अभी आपको पता है एक बहुत बड़े ट्रांजिशन से एनएक्सटी को गुजरना पड़ा, जब हमने देखा कि वो जो उनकी ब्लैक एंड गोल्ड वाली थीम थी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, अब उसमें होली सी आ चुकी है। और उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि ट्रिपल एच को उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली दोबारा से ट्रिपल एच ने एनएक्सटी को ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने बैक स्टेज ये कहा कि ही इज बैक, यानी कि वो दोबारा से प्रॉपर जैसे एनएक्सटी के लिए काम करते थे वैसे उन्होंने करना शुरू कर दिया है। एक टाइम पे लग रहा था कि जो एनएक्सटी ट्रिपल एच की बनाई हुई है वो उनसे पूरी तरीके से छीनी जा चुकी है, लेकिन दैट इज नॉट रियली द केस। और बड़ी बात इसके ऊपर ये है कि जितना कंट्रोल ट्रिपल एच के पास पहले नहीं था उससे भी ज्यादा कंट्रोल ट्रिपल एच के पास है एनएक्सटी का। तो अब दोबारा से जो फैंस ने एनएक्सटी को पसंद किया था ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स के जो पेयर है इनके कमाल की बुकिंग्स की वजह से, शायद उनको वो वाला जो फ्लेवर है वो फिर से देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एनएक्सटी में कुछ चीज़ें बेकार हो रही है, कुछ बहुत यूनिक चीज़ें भी हो रही हैं, नया जो थीम हुई है उसकी वजह से। बट हाँ ओवरऑल जो बिल्कुल हार्डकोर वाले रेसलिंग फैंस थे उन्होंने कहीं ना कहीं एनएक्सटी को ऐसे देखना छोड़ दिया था। बट शायद ट्रिपल एच के आने की वजह से कुछ आपको दोबारा से एनएक्सटी के अंदर चेंजेस देखने को मिल जाए। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रिपल एच अब वैसे रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हाँ इस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के आगे के फ्यूचर टैलेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। विंस मैकमैन का स्कैंडल हुआ, इतना सारा ये जो कांड वाली बातें वो हमको पता चली। अब इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फाइनेंशियली अगर हम देखे जाए, अगर मैं स्टॉक्स की बेसिकली यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्या असर पड़ा, तो स्टॉक्स में अगर आपको है इंटरेस्ट थोड़ा सा शेयर मार्केट में, तो आपको मार्केट कैप क्या चीज़ होती है वो पता होगी। नहीं भी पता तो चलो नंबर्स ही मान लो ना, आपको तो ये देखना है कि कितना बड़ा कितना घटा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो टोटल मार्केट कैप था ये स्कैंडल के टाइम पर वो था $4.995 बिलियन का, ये घट गया इस वाले स्कैंडल के आने के बाद और ये आ जाता है $4.823 बिलियन। अब इतने टाइम में, इतने कम टाइम में ये नीचे आना, ये किसी कंपनी के लिए बड़ी बात होती है। मतलब देखने में तो ऐसा लगेगा कि 4.9 से 4.8 ही हुआ है बिलियन डॉलर्स में, लेकिन ये पहली बात तो बिलियन डॉलर्स हैं और ऊपर से मार्केट कैप की जब बात करें तो ये फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शेयर्स की बात करें तो वो भी 2% घट गए थे जो इस स्कैंडल के आने की वजह से हुए। तो ये कह सकते हैं काफ़ी हद तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऐसे फाइनेंशियली भी देखा जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओवरऑल उसमें इसने थोड़ा सा धक्का दिया है। लेकिन हाँ विंस मैकमैन ने शायद इसीलिए स्टेप डाउन किया है सीईओ, क्योंकि उन्होंने इस बात को देखा कि अगर मैं ऐसे इमेजिन करो ना सिचुएशन कितनी बुरी हो सकती थी अगर विंस मैकमैन के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगे हुए और स्टिल विंस मैकमैन सीईओ होते, तो मेरे ख्याल से उनका बहुत सही डिसीजन था। अब इससे मामला थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है, अब सिर्फ लोग वेट कर रहे हैं कंक्लूजन के आने का, वो जो स्पेशल कमेटी बैठे जब वो डिसीजन लेती है इसके ऊपर जो भी कुछ, और फिर जो है इसके बारे में दोबारा से बात करेंगे। अच्छा ये मामला शांत हो गया, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने रेसलिंग एंटरटेनमेंट के लिए जानी जाती है, ना कि सिर्फ ऐसे ये इन स्कैंडल्स की वजह से। वीर महान ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर इस वाले पिक्चर को पोस्ट किया हुआ है जहाँ पर फ्लैक्स कर रहे हैं वीर महान, और कैप्शन आप लोग देख सकते हो उन्होंने लिखा है बाइसेप सिटी। कुछ कैप्शन से क्या मतलब है वीर महान का अगर हम निकालें तो ऑब्वियसली सिटी के नाम से ब्रॉक लेसनर का सुप्लेक्स सिटी वाला जो कैच फ्रेज है वो काफ़ी पॉपुलर है। तो ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का नाम वैसे पहले वीर महान ले चुके हैं और उसके ऊपर को दबा के उनको हेट मिली थी। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि वीर महान मैं बिल्कुल दिल से मेरे फेवरेट ही होगा वीर महान, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर कोई इंडियन सुपरस्टार है तो ठीक है उसको सपोर्ट कर दो,
इसमें ये भी बताने की क्या जरूरत है कि नहीं तुम इंडियन को सपोर्ट क्यों कर रहे हो, तुम तो टैलेंट को देखो ना। तो हम टैलेंट को भी देख रहे हैं, वीर मान को इतने भी बुरे नहीं है, ये भी नहीं कह रहा कि बहुत ही अच्छे हैं कि उन्होंने इंप्रेसिव कुछ बहुत कर दिया अब तक, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा, अरे भाई जब अमेरिका के लोग अपने टैलेंट को सपोर्ट कर सकते हैं और एंटी अमेरिकन गिमिक देने पे इंडियन के सुपरस्टार्स को इतना ज़्यादा हेट दे सकते हैं, और रेसिज्म के मामले में अमेरिका से बढ़िया और क्या ही एग्जाम्पल होगा हमारे पास, तो भाई हम इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। बाकी वीर महान अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं इसके बारे में, डब्ल्यूडब्ल्यू में उनका फ्यूचर कैसे होता है। फिलहाल तो उन्होंने से प्रोमो ही कट किया, अब किसी मेजर फ्यूड के अंदर वो आए तब उनको देखने में और ज़्यादा मजा आएगा। 2023 के जो फ्रेश बैटिंग ऑड्स हैं बेट ऑनलाइन की तरफ से वो निकल के आ चुके हैं। एंड गाइज यहाँ पर जो नंबर 1 पर सुपरस्टार है वो एज एक्सपेक्टेड मैंने आपसे कहा था कोडी रोड्स, जैसे कि लग भी रहा है कि अब वो इंजर्ड भी हो चुके हैं, तो जब वो वापस आएंगे तो दोबारा से जो है अपना बड़ा स्पॉट क्लेम करेंगे, और वो क्लेम करेंगे रॉयल रमन मैच को जीत के। तो फिलहाल ऑड्स में सबसे ऊपर नाम है कोडी रोड्स का। अब नीचे चलते हैं तो उसके बाद द रॉक यहाँ पर मेंशन्ड है, यानी कि रॉक उसके बाद फेवरेट है मेंस रॉयल रमन मैच को जीतने के लिए। सुनने में तो अभी लग रहा है कोई सपना है क्या। तीसरे नंबर पर आते हैं बिगी, चौथे नंबर पर ट्राइबल चीफ का नाम है, मतलब दो चैंपियनशिप भी है उनके पास, शायद हो सकता है तब तक भी हो, और रॉयल रंबल जीतने में भी बेट ऑनलाइन जो है उनको फेवरेट कह रही है। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर का नाम है, हाँ ये एक बहुत डब्ल्यूडब्ल्यू का इंटरेस्टिंग चेंज हो सकता है। फिर ड्रू मैकइंटायर, रिडल, सेथ रॉलिंस, और अगर हम टॉप 10 की लिस्ट में देखें तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर, गेबल स्टीवसन का भी नाम है। तो ये कुछ जो है अभी बैटिंग ऑड्स निकल कर आए हैं। अभी रॉयल रंबल होने मुझे पता बहुत टाइम है, तो टाइम के साथ साथ ये चेंज होते रहेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे लगता है कोडी रोड्स का जो स्पॉट है वो नंबर 1 पर ही रहेगा शायद रॉयल रंबल होने से 5-6 घंटे पहले भी, जब लास्ट के बैटिंग ऑर्डर जो है रिलीज होते हैं। अब देखते हैं क्या सीन बनता है, बट फिलहाल कोडी रोड्स ही है टॉप के ऊपर, एंड आई थिंक शायद रॉयल रंबल 2023 उनके नाम हो सकता है। कर्ट एंगल के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, और बात यह है कि उन्होंने कह दिया है कि अब वो कभी भी रिंग के अंदर रेसल नहीं करने वाले। मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि उनको जो है अपनी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करवानी पड़ी थी, वो भी दोनों टांगों की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों नीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद कर्ट एंगल ने कहा कि अब वो इसके ऊपर ज़्यादा कोई लोड नहीं दे सकते, क्योंकि आगे किस तरीके से बिहेव करेगी इसके बारे में उनको भी खुद नहीं पता। तो उनके लिए बेटर ये है कि वो दोबारा से रेसलिंग रिंग में स्टेप ना करें, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए भी अब वो अवेलेबल नहीं है ऑब्वियसली। वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से वो रिलीज ही है, वो अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान रहे, लेकिन अगर कोई ऐसे ही डोर रहता भी ओपन की क्या पता कर्ट एंगल फ्यूचर में आकर रेसल करते, तो उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी सारी एंड हो चुकी हैं। काफ़ी बढ़िया रहा करियर कर्ट एंगल का, डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स में से हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के, लेकिन अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, तो अब क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में। बट हाँ, फ्यूचर में कर्ट एंगल किसी वे में अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पर आए, जैसे कि वो जनरल मैनेजर बनकर आए थे, तो आई थिंक वो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। जॉन मॉक्सली ए.के.ए. डीन एम्ब्रोस के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के काम भी आ जाए। वैसे मैं चाहता तो नहीं हूँ कि आप में से किसी लोगों के काम आए, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि आप उस स्टेट में हो। यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने अपनी एडिक्शन की बात करी, जो उनको अल्कोहल का था, दारू पीने का था, शराब पीने का था। इसके बारे में डीन एम्ब्रोस ने ये कहा कि मेरे को इस चीज़ की लत बहुत टाइम पहले से थी, लेकिन मुझे तब तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये मेरी लत है जब तक मैंने इसको छोड़ने का डिसीजन नहीं लिया। और जब मैंने इसको छोड़ने का डिसीजन लिया तो मुझे पता है कि मैंने कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना किया। उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा भार उतर चुका है, जब उन्होंने पब्लिकली इस बात को अनाउंस किया था कि वो ये एडिक्शन से छुड़वाने के लिए रिहैब के अंदर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने छुपा कर रखी थी, और ये डिसीजन उन्होंने इसलिए भी लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि अब वो फादर बन चुके थे, और उनको इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखना था कि उनके ऊपर भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फिर रेने यंग यहाँ पर वो मतलब कह सकते हैं एक बहुत उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि उन्होंने AEW से जाके इसके बारे में कांटेक्ट किया, उन्होंने सारी चीज़ों को जो है चीज़ें चल रही उनके बारे में बताया, और फिर AEW की तरफ से ये जो रिहैब है वो हमको जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है जॉन मॉक्सली के बारे में सुनने को मिलती है। और मॉक्सली ने ये भी बताया कि कैसे अल्कोहल छोड़ने के बाद उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं। हालांकि उन्होंने ये बताया कि एडिक्शन छोड़ना काफ़ी मुश्किल था उनके लिए, बट उन्होंने जो है एक वॉरियर की तरह इससे निपट के अब वो जो है बिल्कुल दारू पीने के बारे में सोचते भी नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। उनके दिमाग में आता भी नहीं है जैसे उनके पहले आता था। तो अगर आप में से भी कोई है ऐसा, वैसे मैं चाहता तो नहीं हो, या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स में कोई है, तो डेफिनेटली आप उनको थोड़ा बहुत समझा सकते हो। और ये एक बात भी मैंने आपको बता दी जॉन मॉक्सली की, कि बहुत टाइम से उनके साथ चल रही थी, लेकिन इसको छोड़ने का जब उन्होंने ट्राई किया तब उनको पता चला कि उनके लिए कितनी बड़ी एडिक्शन है। स्मैकडाउन के एपिसोड की बात करते हैं तो गाइस, स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का आपको फेस ऑफ देखने को मिलेगा, जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों को एडवर्टाइज कर रही है। अब कल स्मैकडाउन के शो के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ये कह रही है कि क्या ब्लड लाइन जो है रोक पाएगी बीस्ट को। अब अगर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज कर रही है तो मैं एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से तो आपको ये बता सकता हूँ कि जो एडवर्टाइजमेंट है पक्का ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस कल के शो के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि जब
ब्रॉक लेसनर को रोकने की जरूरत कब पड़ेगी, जब वो स्मैकडाउन में आएंगे। और रोकेगा कौन, ब्लड लाइन में रोमन रेंस तो है ही, तो इसमें आपको शायद इनके बीच कल एक बढ़िया सा कोई सेगमेंट देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट आप लोग उम्मीदें लगा सकते हो। अगर WWE बिल्कुल शरीफ बच्चे की तरह बिहेव करे यहाँ पे कि जैसा एडवर्टाइज कर रही है वैसा ही दिखाए। यूजुअली स्मैकडाउन के एपिसोड में हम लोगों ने देखा है कि जो चीज़ एडवर्टाइज होती हैं वो होती हैं, क्योंकि फॉक्स की तरफ से मुझे लगता है कि थोड़ी सी लॉयल्टी है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन दोनों सुपरस्टार्स को आमने सामने आते हुए, एंड डेफिनेटली अब इनकी स्टोरी लाइन यहाँ से WWE को क्या बनानी है, किस नए सिरे से शुरुआत करनी, वो भी इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा देखने के लिए। वैसे वीडियो तो आपको ये भी इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना चैनल के लिए, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।